सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज अपन कक्षा 10 विज्ञान के लिए प्री बोर्ड एग्जाम नंबर 4 लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं अपन मोटिवेशन कोटेशन के साथ। कोशिश करने वाला कभी हार नहीं मानता, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं मानता। अंधेरी रात के बाद ही सवेरा आता है, अंधेरी रात के बाद ही सवेरा आता है। हर ठोकर इंसान को मजबूत बनाता है, हर ठोकर इंसान को मजबूत बनाता है। जो डटा रहता है मुश्किलों के बीच, जो डटा रहता है मुश्किलों के बीच, वही एक दिन सफलता का इतिहास रचता है, वही एक दिन सफलता का इतिहास रचता है। चलिए अपन बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। इसी तरह आप भी डटकर कठिनाइयों का सामना कीजिए। जीवन में कठिनाइयां आएगी, लेकिन उनका लड़ डटकर मुकाबला करना है, उनसे लड़ना है, हारना नहीं है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। 18 प्रश्न आते हैं एमसीक्यू के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। पहला प्रश्न है, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हमारे कुरकुरे होते हैं, कुरकुरों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? उनसे ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, जल विद्युत अपघटन के पश्चात, जब जल विद्युत अपघटन किया जाता है, जल के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। जल अपघटन के पश्चात हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनती है, अर्थात इसका जल का क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। तो कह रहा है कि भाई एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखो ये यहाँ पर एक मग लिया गया है प्लास्टिक, उसके अंदर 2 ग्रेफाइट रोडे लगाई गई है, छड़े लगाई गई है, उनको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। और एक ग्रेफाइट छड़ को कैथोड बनाया जाता है, एक को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। देखो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। कौन सी गैस? एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड पर ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस होती है? एनोड पर ऑक्सीजन गैस। चलिए अगला प्रश्न, ऐसी धातु जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ऐसी धातु का नाम बताओ जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है। भाप के साथ देखो, एक तो होती है ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु। तो ठंडे जल के साथ यानी अपन को ट्रिक याद रखना, काना काका, जो काना काका होते हैं वो ठंडे जल में क्या करते हैं? जल स्नान करते हैं। जो काना काका होते हैं, काना काका, तो ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों ऐसी धातुएं हैं जो किसके साथ अभिक्रिया करती है? ठंडे जल के साथ। ठीक है, आगे एक होता है गर्म जल, जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी? मैग्नीशियम यानी मंग काका। मंग काका हमेशा किससे स्नान करते हैं? गर्म पानी से। और ये ठंडे पानी से कन काका, कन काका किससे करते हैं? ठंडे पानी से। आगे एक होती है आयरन, एक होती है जिंक, एक होती है एल्यूमिनियम। आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम ये सारी की सारी किसके साथ अभिक्रिया करती है? भाप के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करती है भाई? भाप के साथ। किसके साथ? भाप के साथ। तो ऐसी धातु जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है, देखो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये तो ठंडे जल के साथ, मैग्नीशियम है जो गर्म जल के साथ। ऑप्शन नंबर ई किसके साथ अभिक्रिया करती है? भाप के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। देखो अपन के जो देखते हैं अपन सक्रियता श्रेणी को, सक्रियता श्रेणी है काना काका, मांगे, आलू, जने, फीरा, परबू, हम, कुण, हुगलो, आयगो और सबसे लास्ट में आता है ओरू। काना काना काका, मांगे, आलू, जने, फीरा, परबू, हम, कुण, हुगलो, आयगो, ओरू। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में, किस क्रम में?
अवरोही क्रम में ये तो यहाँ पर सर्वाधिक क्रियाशील है, सर्वाधिक क्रियाशील, और मध्यम क्रियाशील बीच में होती है, और सबसे कम नीचे की ओर सबसे कम होती है। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सकृत श्रेणी। तो ये सकृत श्रेणी है काना काका मांगे आलू जने फिरा प्रभु हम पूर्ण उगलो आएगो और। ठीक है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु देखो, या सर्वाधिक क्रियाशील धातु का उदाहरण पूछ ले तो ये ऊपर वाली धातु क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील पूछ ले तो यहाँ पर सोना चांदी मरकरी, ये क्या है? सबसे कम क्रियाशील। चलो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए, सबसे कम क्रियाशील है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है। देखो क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये किसका होता है? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का उपयोग है जो निश्चेतक यानी बेहोशी के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? बेहोशी के रूप में। जो मेथेन का सूत्र है वो है CH4, ये CH4 है जो मेथेन का सूत्र है। और ये किसका है भाई? ये किसका है? एथेनॉल का। किसका है? एथेनॉल का सूत्र है। और CHCl3 जो किसका है? ये किसका होता है? क्लोरोफॉर्म। और ये किसका है? CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH, ये किसका सूत्र होता है? एसिटिक अम्ल का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे, इसका सूत्र संरचना सूत्र। अगला प्रश्न है फ्रेडरिक वॉलर द्वारा अमोनियम साइनाइड द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक पदार्थ था। सबसे पहला जो प्रथम कार्बनिक पदार्थ था वो था यूरिया। ये यूरिया है NH2CO NH2, इसे कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं भाई? अमोनिया कहते हैं, अमोनिया। एक होता है NH4, इसे कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं? अमोनियम कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? NH4Cl, इसे कहते हैं नौसादर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो जी आगे। अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का एक ऐसा भाग जहां सूचनाएं क्या की जाती है? उपार्जित की जाती है। देखो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बना के बताता हूं मैं। ये तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका है। ये बीच में कोशिका का क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है जी? केंद्रक होता है। और ये यहाँ पर ये क्या है? चारों ओर भरा हुआ रहता है। क्या कहते हैं इसे? कोशिका द्रव्य। और ये जो धागेनुमा संरचना दिख रही है आप, ये क्या होती है? अरे ये क्या होती है? दुर्मिकाएं। क्या होती है? दुर्मिकाएं। डेंड्रॉन्स होती है, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन कहते हैं इसे, दुर्मिका कहते हैं। और ये होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक है। और ये होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या पाए जाते हैं? कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? और कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? और इनके अंदर ये बीच बीच में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? माइलन कोशिकाएं पाई जाती है, जिन पर ये आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? माइलन आच्छाद कहते हैं। इन पर ये आवरण पाया जाता है, इन्हें कहते हैं माइलन आवरण या माइलन आच्छाद। ठीक है, और इन्हें कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। अंतिम सिरा। और ये लंबा बेलनाकार भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? एक्सोन। क्या कहते हैं? एक्सोन या फिर तंत्रिकाक्ष। एक्सोन या फिर क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। और इसे क्या कहते हैं? कोशिका काई। क्या कहते हैं? कोशिका काई या साइटोन। ये होता है साइटोन। क्या होता है? साइटोन। ठीक है, तो इसका जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है वो क्या भाग होता है? दुर्मिकाएं। दुर्मिकाएं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखो कोशिका काय के अंदर है, कोशिका काय के अंदर क्या होती है? जो रासायनिक सूचनाएं हैं, रासायनिक सूचनाओं को किसमें बदला जाता है? विद्युत आवेग के रूप में। किसमें? विद्युत आवेग के रूप में। यानी आगे तंत्रिका काक्ष, ये लंबा बेलनाकार भाग होता है,
इसके अंदर जो सूचनाएं हैं विद्युत आवेग की तरह संचरित होती है और इसके अंतिम सिरे पर विद्युत आवेग को वापस किसमें बदला जाता है, किसमें बदला जाता है, रासायनिक संकेत में बदला जाता है। ठीक है, आगे ये सिनेप्स, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स। अगला प्रश्न है 8वां, प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु, पश्चिम मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मेरुरज्जु हो जाएगा। प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं, मेरुरज्जु में। कहां पर, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। देखो मध्य मस्तिष्क का देखना और सुनना कार्य, पश्चिम मस्तिष्क आपको पता है सारी अनैच्छिक क्रिया यही नियंत्रित करता है। आगे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कहां पाया जाता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसका जो डीएनए होता है वो ये कोशिका है, कोशिका के कहां पाया जाता है, केंद्र के अंदर। कहां पाया जाता है, कोशिका के केंद्र के अंदर। जो गुणसूत्र होते हैं, कौन होते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र पर कौन रहते हैं, डीएनए रहते हैं। कौन रहते हैं भाई, डीएनए रहते हैं, डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए कहां पाया जाता है, केंद्रक में। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और बात समझ में आ गई क्या, तो यहाँ पर केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बीजाणु समासंग अलैंगिक जनन प्रक्रम कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, बताओ। राइजोपस में, गुलाब, गन्ना, पत्थरचट्टा, किसमें पाया जाता है, बीजाणु समासंग किसमें पाया जाता है, राइजोपस में। किसमें पाया जाता है, राइजोपस में। किसमें पाया जाता है, राइजोपस। गुलाब और गन्ना के अंदर क्या होता है, इनके अंदर कायिक भाग के द्वारा जनन होता है। तना, ये किस प्रकार का है, तन्ने के द्वारा। कौन से कायिक भागों के द्वारा, तन्ने के द्वारा होता है। गुलाब में भी तन्ने के द्वारा और गन्ने में भी तन्ने के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। पत्थरचट्टा के अंदर बताओ किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा। कायिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा। नेक्स्ट, मानव नेत्र का भाग नहीं है, जो मानव नेत्र है उसका भाग नहीं है, बताओ। देखो मानव नेत्र का आपको पता है भाग नहीं होता है, कौन नहीं होता है, ये सबसे आगे वाला भाग होता है। जैसे क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं भाई, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये क्या है, कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया। ठीक है, ये बीच वाला भाग होता है, आपको पता है ये बीच वाला भाग होता है। तो यहाँ पर ये संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं, परितारिका। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं, परितारिका कहते हैं। और बीच में ये कौन सा भाग होता है, बीच में कौन सा भाग होता है भाई, बीच में कौन सा भाग होता है, पुतली या तारा। इसे क्या कहते हैं, तारा या पुतली, तारा या पुतली। और बीच में ये जलीय द्रव होता है। क्या होता है, जलीय द्रव होता है। और सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो क्या होती है भाई, दृष्टिपटल। इसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। और दृष्टिपटल के अंदर देखो ये मांसपेशी होती है जिसे पक्षमापी पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षमापी पेशियां होती है, पक्षमापी पेशी होती है, जो किसको पकड़े हुए रहती है, लेंस को। किसको, लेंस को, अभिनेत्र लेंस को, अभिनेत्र लेंस को पकड़े हुए रहती है। तो ये आंतरिक संरचना इसे बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल, जहां पर इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। तो कौन नहीं है, समंजन क्षमता नहीं है, समंजन क्षमता नहीं है इसका भाग। ठीक है भाई लोग, तो ये ऑप्शन नंबर डी। देखो पुतली क्या काम करती है, पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है, पुतली। परितारिका क्या काम करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित। रेटिना क्या करती है, रेटिना पर क्या होती है, बहुत सारी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के अंदर कहां बनता है, रेटिना के अंदर। वो कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा। ठीक है, चलो आगे। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर। और निकट बिंदु कहां होता है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है दो चालक जिनके पदार्थ, देखो पदार्थ समान है, दो चालक है, तार है जिनके पदार्थ समान है, लंबाई समान है, व्यास समान है, यानी प्रतिरोध भी क्या होंगे, समान। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। पहले किस क्रम में जोड़े जाते हैं, देखो दो तार है जिनके समान प्रतिरोध है, एक पहला तार
ये फर्स्ट तार है, ये फर्स्ट तार है और ये सेकंड तार है, ठीक है। दोनों का मान लो ईरो प्रतिरोध R1 है, ईरो कहीं है R2 है। इन दोनों को पहले किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। तो R1 प्लस R2, और अपन मान लेते हैं कि भाई इन दोनों का प्रतिरोध क्या है? समान है, यानी R है, R के बराबर कह दूं मैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R प्लस R क्या हो जाएगा? R प्लस R क्या हो जाएगा? सीरीज क्रम में 2R क्या हो जाएगा? 2R। बात समझ आ गई यहाँ तक? उसके बाद में देखो सेकंड तार के लिए, ये फर्स्ट तार जब पहली बार किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अब सेकंड बार में कहीं है? श्रेणी क्रम में। ये तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसमें पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो पार्श्व क्रम का क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। प्रतिरोध क्या है भाई? समान है, 1/R प्लस 1/R, लेस से भी क्या आ गया? R। तो R का भाग R में देने पर 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, R का भाग R में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो क्या हो गया? 2/R। यदि उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? RP बराबर R/2, R बटा क्या आ गया? 2। ये श्रेणी क्रम में 2R आ गया, क्या आया? 2R। और समांतर क्रम में क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। ये इनके क्या आ गए? तुल्य प्रतिरोध आ गए जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी तथा समांतर इन पार्श्वों में संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? उत्पन्न ऊष्माओं का मान ज्ञात करना है। कर लेते हैं। उत्पन्न ऊष्माओं का मान है परिकलित करने के लिए देखो H बराबर आपको पता है क्या होता है? VI/T। यहाँ पर तो प्रतिरोध दे रखा है, धारा तो है ही नहीं, धारा है ही नहीं, तो आप जानते हो V बराबर क्या होता है? IR, और I बराबर क्या हो जाएगा? V/R, ठीक है। तो यहाँ पर चेपो इस मान को, I का मान क्या है? V/R और T, तो H बराबर क्या हो जाएगा? V²RT। वो तो ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो प्रथम तार के लिए अपन कहते हैं, फर्स्ट तार के लिए, फर्स्ट तार के लिए उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी फर्स्ट तार के लिए? फर्स्ट तार के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? H1 बराबर, जब उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी। किस क्रम में? श्रेणी में। श्रेणी में होता है तब तो V² बटा R, R का मान क्या है? 2R, क्या है? 2R, और T का T, ठीक है। ये समीकरण 1। और जब उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो ये V² बटा R की जगह क्या, R की जगह क्या हो जाएगा? R बटा क्या हो जाएगा? R/2, अरे यही होगा ना, और ये T का T, ठीक है। ये समीकरण 2। तो अपन कह देते हैं कि भाई समीकरण 1 बटा समीकरण 2 से, और समीकरण 1 व 2 से, 1 भाग समीकरण 2 से कह सकते हैं। तो HS बटा HP, तो ये हो गया V² T बटा 2R, और ये नीचे आ गया V² T बटा R बटा 2, और बाह्य पदों का गुणा बटे अंत्य पदों का गुणा। तो HS बटा HP बराबर हो जाएगा V² T। अरे हो गए क्या? हाँ जी, चलो ये काट देते हैं अपन। तो ये ऊपर भेज दूं पहले शुरू को, 1 मिनट। V² T बटा 2R बटा ये हो जाएगा V² T गुणा 2 बटा R, ये हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा। और ये फिर पुनः होगा तो देखो V² T बटा 2R, और ऊपर हो जाएगी R बटा V² T गुणा 2, तो ये क्या हो जाएगा? V² T से V² T कैंसिल, R से R कैंसिल, और पीछे क्या बचा? अरे पीछे क्या बचा? HS बटा HP बराबर 1 बटा 2 दूनी 2 गुना 2, यानी HS बटा HP बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा 4। यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अंदर उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1/4।
यहाँ पर उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात 1:4। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये सॉरी सी, कौन सा हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक। अनुमंतांक का मतलब क्या होता है कि भाई ये कोई भी उपकरण है, कोई साधित्र है, वो कितने वोल्टेज और कितनी शक्ति की परास के बीच काम कर रहा है। यदि उससे ज्यादा अनुमंता यदि शक्ति आ जाए या वोल्टेज आ जाए तो तार क्या कर जाता है? पिघल जाता है। ठीक है, तो कोई विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट, यानी ये इसी पर काम करेगा, इससे ज्यादा पर नहीं करेगा, और 100 वाट ये इसकी परास, कोई भी उपकरण है आपको पता है वहां पर दे रखा है कि भाई ये 220 वोल्टेज पर काम करेगा। कोई उपकरण दियो रखे, कोई भी उपकरण, मान लो ग्राइंडर वे, मिक्सी वे, फ्रीज वे, कूलर वे, लिक्विड वे, इतना वोल्ट है, वो इतना वाट है कि भाई ये 1200 वाट की मिक्सी है, ये 1000 वाट का चूल्हा है, 2000 वाट का चूल्हा है, लिख रखा होता है या नहीं होता है? वो उसका अनुमंतांक होता है। क्या होता है? अनुमंतांक। ठीक है, तो 220 वोल्ट और 100 वाट जब इसे 110 पर प्रचालित किया जाता है, देखो 110 पर, कम वोल्टेज पर प्रचालित किया जाता है। पहले तो ये वोल्टेज होता है, फिर ये, तब प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। पहले तो ये मामला होता है, फिर ये, तो इसके द्वारा शक्ति बतानी है। यहाँ पर शक्ति कितनी होती है? 110 पर, 110 पर। मुझे तो सीधा दिख रहा है, मैं तो निकाल सकता हूँ, मुझे तो सीधा दिख रहा है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन निकालना पड़ेगा। आपको पता है, आपको पता है क्या P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा R। ये सूत्र पता है ना आपको? अरे ये सूत्र पता है या नहीं है आपको? कैसे? आपको पता है P बराबर क्या होता है? VA होता है। P बराबर क्या होता है? VA। और I बराबर क्या होता है? V बटा R। तब V का मान यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? V बटा R, यानी P बराबर V स्क्वायर R। ऐसे, ठीक है, ये निकल गया। चलो इसको उठा दो। तो ये सूत्र होता है, फॉर्मूला P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो शक्ति दे रखी है, दोनों का प्रतिरोध तो क्या रहेगा? दोनों तार विद्युत बल्ब है, समान बल्ब है। पहले तो यही बल्ब है, उसको फिर 110 पर प्रचालित करेंगे, पहले 220 पर, प्रतिरोध तो समान रहेगा। तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, एक R बराबर V स्क्वायर बटा P, ये कैसे? तो देखो, एक तो V1 का स्क्वायर बटा P1 बराबर V2 स्क्वायर बटा P2। एक तो देखो V1 220 गुणा 220 बटा P1 क्या है? 100 बराबर V2 का मान 110 गुणा 110 बटा P2 का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो रहे हैं? कैंसिल। और हो रहे या नहीं हो रहे? पीछे क्या बच रहा है? देखो 22 गुना 22 बराबर 110 गुना 110 बटा P2। ये इधर है तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर टेक दो, तो P2 बराबर क्या हो जाएगी? 110 गुणा 110 बटा 22 गुणा 22, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूना 22, दो दूनी कितने हो गए? 4, और 10 दे 100 बटा 4, यानी 25 चौके 100, 25 वाट शक्ति कितनी आ जाएगी? 25 वाट। ये इस प्रकार कर सकते हो, ये इस प्रकार आप कर सकते हो। या फिर दूसरा मेथड और है, सेम ही है। पहले उसका क्या करना है? प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध क्या करना है? निकालना है। तो P बराबर V स्क्वायर बटा क्या होगा? R, और R बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा P, V स्क्वायर बटा P। इसको इधर भेज दिया। तो अपने फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन में क्या कहती है कि भाई R बराबर V स्क्वायर का मान क्या दे रखा है? 220 गुणा 220 बटा P का मान क्या दे रखा है? 100। ठीक है, तो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 22 का 22 के साथ गुणा करने पर 484 ओम, ये प्रतिरोध आता है। प्रतिरोध ये आता है। अब सेकेंड कंडीशन में देखते हैं कि भाई सेकेंड कंडीशन में V का मान क्या दे रखा होता है कि भाई R बराबर V स्क्वायर बटा P।
p का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो p को इधर ले आओ, p बराबर v स्क्वायर बटा r, और p का मान ही तो ज्ञात करना है इस बार दूसरी कंडीशन में। v का मान क्या होता है, 110 गुणा 110 बटा r का मान क्या होता है, 484। तो 11 कम 11, 11 चौके 44, पीछे 4 बचा, 11 चौके 44, तो 11 कम 11, 11 चौके 44, 10 दाई कितने हो गए, 100 बटा 4, 4 का भाग दिया तो कितना गया, 25 वाट। एक ये इस प्रकार निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 25 वाट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भू संपर्क तार का रंग किस विद्युतरोधी आवरण का होता है, बताओ। भू संपर्क तार किस रंग का होता है, हरा। किस रंग का होता है, हरा। आगे अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा हाथीपारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की युक्तियां कौन कौन सी है। फ्यूज, ठीक है। इसे किस क्रम में जोड़ते हैं, क्रम में बताओ, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी में। फ्यूज किसका बना होता है, लेड तथा टिन का, लेड तथा टिन का। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। भू संपर्क तार, इस पर किस रंग का आवरण होता है, हरा रंग का, और ये विद्युत झटकों से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे जमीन के अंदर लगाया जाता है, पृथ्वी के अंदर, और इसको किसी धातु की प्लेट से संयोजित किया जाता है। किससे, धातु की प्लेट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और होगा या नहीं होगा, ठीक है। ओह बाबू जी, समझ आई बातचीत, वाह, गुड मॉर्निंग। आगे, हिरण किस पोषी स्तर का जीव है, हिरण किस पोषी स्तर का जीव है भाई। देखो ये घास होता है, क्या होता है, घास होता है। घास को प्रवीण कौन खाता है, हिरण खाता है। हिरण को प्रवीण कौन खाता है रे, शेर खाता है। शेर को प्रवीण कौन खाता है रे, कौन खा जाता है, हाँ वो अब की बात नहीं निकालना है ना, थाने की बात है। तो घास है जो प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, किसमें, प्रथम पोषी स्तर के अंदर। और हिरण है जो किसमें आता है, प्रवीण, द्वितीय पोषी स्तर में। किसमें आता है, द्वितीय पोषी स्तर में, द्वितीय पोषी स्तर में। शेर किसमें आएगा, शेर हमेशा तृतीय पोषी स्तर में आएगा। किसमें, तृतीय पोषी स्तर में। तो पोषी स्तर का मतलब क्या होता है, जीव जब अपने पोषण के लिए एक जीव से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, और जो उनकी स्थिति होती है, जो उनका स्तर होता है, वो इसका क्या कहलाता है, पोषी स्तर। क्या कहलाता है, पोषी स्तर। तो बात समझ में आ गई क्या लाला। तो हिरण द्वितीय पोषी स्तर में, किसमें, द्वितीय। शेर का पंजा, शिवाजी गंजा। अगला, किस पोषी स्तर में जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, बताओ। किस पोषी स्तर में जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो देखो, जब पेड़ पौधे होते हैं, कौन, पेड़ पौधे, मान लो जैसे अभी बताया था ना, तो जो प्रथम पोषी स्तर होते हैं, प्रथम पोषी स्तर, जैसे प्रथम पोषी स्तर में कौन है, पेड़ पौधे, पादप है, वो किसके अंदर आते हैं, प्रथम पोषी स्तर के अंदर। इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, इनकी संख्या प्रकृति के अंदर सर्वाधिक होती है। क्या होती है, जैसे जैसे अपन आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे यहाँ पर हिरण है, तो हिरण एक द्वितीय पोषी स्तर में आएगा। हिरण को खा जाएगा कौन, शेर। कौन खा जाएगा, शेर। तो ये जैसे जैसे शेरों की संख्या आपको पता है घटती जाती है, पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं, तो जैसे जैसे पोषी स्तरों की संख्या क्या करती है, बढ़ती है, तो जीवों की संख्या में क्या होती है, कमी। तो सर्वाधिक किसमें होता है, प्राथमिक। जीवों की संख्या सर्वाधिक किसमें होती है, प्राथमिक में। किसमें होती है, प्राथमिक में, ठीक है। प्रवीण प्रसाद चतुर्वेदी, ठीक है। 18 हो गए पूरे, नाच डांस करके बता मेरे को, साला चंदू कहीं का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 प्रश्न आते हैं, 6 नंबर के होते हैं, और एकदम धुआं धुआं करने वाले प्रश्न होते हैं गाइस। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के, हाँ
कहीं प्रवीण जी बताओ उत्तर कहीं। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के कितने प्रतिरूप होते हैं? कितने? 2 प्रतिरूप होते हैं। कितने? 2 फोटोकॉपी है क्या करे? कितनी? 2। साला क्या खा गुंडा बनेगा तू। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। जो मानव में कोई भी मानव जैसे हाँपा मायने अधिकतर गुणसूत्र माता पिता समान है। अधिकतर क्या होते हैं? माता पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। इनकी संख्या कितनी जोड़ी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? अच्छा कितने होते हैं? मर जाएगा मेरे हाथों से, पीट डालूंगा मैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? 22 जोड़ी होती है। काई गुणसूत्र क्या होते हैं? 22 जोड़ा क्या होते हैं? काई गुणसूत्र। 22 जोड़ी क्या होते हैं? 22 जोड़ी काई गुणसूत्र होते हैं। काई गुणसूत्र क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र। 22 जोड़ी है जो काई गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी है जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं एक जोड़ी। जो नर के अंदर है एक्स वाई पाया जाता और मादा के अंदर एक्स एक्स पाया जाता है। समझा? तू मेरे हाथों से पिटेगा रे परवीणा, समझ जाना। सती तथा टूट फूट रोकने के लिए खाली जगह प्रक्रम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? अनुरक्षण की। सती तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी? अनुरक्षण। और किसकी आवश्यकता होती है? अनुरक्षण की। चला चंदू चेंपी तू खा गुंडा बनेगा तू, गुंडा कोई नहीं बनाएगा तेरे को। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके बता कहां पर होता है? सूत्र कणिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सूत्र कणिका क्यों चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया क्यों? अरे जो देखो ऑक्सीजन का उपयोग करके बता परवीन, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा कहां पर टूटता है? कोशिका द्रव्य में। कहां पर टूटता है? कोशिका द्रव्य में। किस में टूटता है? पाइरुवेट अम्ल में। पाइरुवेट अम्ल में टूटता है। ये पाइरुवेट अम्ल ऑक्सीजन का उपयोग करके कहां टूटता है? सूत्र कणिका में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। बोलिए आज के आनंद की जय हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र कणिका। ठीक है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई आयतन में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टलन जल। बता धावन सोडे के अंदर कितने क्रिस्टलन जल होते हैं? 10। जिप्सम अणु में? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना? जलीय कॉपर सल्फेट में 5। कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? बेकिंग सोडा में? अरे होता ही नहीं है चंदू। आगे विलयन में खाली जगह आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। बता कौन से आयन के निर्माण के कारण है विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है? H+ किसिया H+ आयन दे जनी विलयन केड़ रही अम्लीय और सार कद रही। अरे OH- होगा तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? सारीय। कैसी होगी? सारीय। अरे जब OH- रहेगा तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? सारीय। H+ रहेगा विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। था पढ़ के खाल क्या? हाँ क्या गुंडा बनेगा तू। चलो अति लघुतरात्मक का प्रथम पर्सन आ गया पहला ही। क्या आता है परवीन ये तेरे को? है
द्रव्यमान संरक्षण नियम कक्षा 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। अति लघुतरात प्रश्न है, 12 नंबर के पूछे जाते हैं और एक एक नंबर का हर एक प्रश्न होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा, और द्रव्य की मात्रा हमेशा प्रकृति में क्या रहती है? एक समान बनी रहती है, एक समान बनी रहती है, कभी ना तो खत्म होती है ना ही उसे बढ़ाया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ठीक है, अभिकारक एवं उत्पाद में द्रव्यों की मात्रा क्या होती है? समान। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर ना तो द्रव्यमान क्या होता है? नष्ट, और ना ही नया बनता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, केवल उसका क्या बदलता है? रूप। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है? उत्पादों के कुल द्रव्यमान। आपको पता है जैसे C+O2 क्या बनता है? CO2। क्या बनता है? CO2। इसका जो द्रव्यमान कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का द्रव्यमान होता है, उसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड का भी द्रव्यमान क्या होगा? दोनों के बराबर हो जाएगा। देखो, इसका द्रव्यमान जैसे मान ले 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन का कितना? 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 और 12 कितने होते हैं? 44। इधर भी 44 होगा तो इधर भी 44। 6 दूनी 12, 16 दूना 32, 32 प्लस 12 कितना? 44, और इधर भी 44। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? बराबर। देखो, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर। समझ में आई को? अगलो प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 कितना होता है? 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है प्रवीण? MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस या करे, सूत्र हो या करे, लेकिन पीएच मान कहीं है? पीएच मान 10 होता है। कितना होता है? 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है, एंटी एसिड के रूप में, क्योंकि ये हमारी पेट की अम्लता को क्या करता है? दूर करता है। ठीक है, आगे धातु कर्म की परिभाषा लिखिए। धातु कर्म का मतलब क्या होता है? धातु से अपन जो भी अयस्कों से अपन जो भी शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो चरण होते हैं, उन चरणों को क्या कहते हैं? धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म। भाई, धातु प्राप्त करने वास्ते कर्म करना पड़ी, अपन कोई कार्य करना पड़ी। देखो, अयस्कों से धातु को निकालने के लिए शुद्ध धातु शुद्ध करने तथा उपयोग योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म। देखो, अयस्कों से धातु को निकालने या शुद्ध करने तथा उपयोग योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? धातु कर्म। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, कोई भी विद्युत बल्ब है, इस तंतु में से कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही है? 0.5 एम्पियर धारा। और कितने समय के लिए? देखो, समय कितना है? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट है, मिनट ने की बदलना है सेकंड में, सेकंड में बदल जाए कहीं करा भाई? 60 गुणा करा तो कितना आएगा? 600 सेकंड है क्या? आगे कह रहा है, तक प्रवाहित होता है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्यू मान ज्ञात करना है, क्यू मान विद्युत आवेश मान। तो आई बराबर क्या होता है? Q बटा T होता है, और Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। तो Q बराबर I का मान क्या है रे? 0.5, T को मान कहीं रे? 600 कूलाम। क्या है? 600 कूलाम। जब यहां से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या लगेगा? 10 और 0 लगेगा या नहीं लगेगा? तो 0 से 0 कैंसिल, और 60 को 5 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा? 30 यानी 300 कूलाम। आवेश का मान क्या हो जाएगा? 300 गुलाम। करोगे तुम सबको गुलाम। तो ये आंसर समझ में आ गया इसका सॉल्यूशन। चलो, आई बराबर क्या होता है? Q बटा T। आगे तंत्रिका उत्तक किसे कहते हैं? तंत्रिका उत्तक किसे कहते हैं भाई? देखो, आपको पता है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कोशिका के समूह, तंत्रिका कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक। क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक। और तंत्रिका उत्तक के समूह को तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक। तो परिभाषा लिख देना, तंत्रिका कोशिका के समूह को तंत्रिका उत्तक
कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ठीक है जी, तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब बात समझ में आएगी कहीं प्रवीण? सिर्फ आगे अगला प्रश्न है, उत्तर देखो। आर आर, ओहो हीरा बेटे, आर आर और वाई वाई। देखो प्रभावी लक्षण कौन से? प्रभावी लक्षण कौन से? एक तो गोल का है, किसका है? गोल का है। और प्रभावी लक्षण किसका है? पीले का, गोल और पीले का। तो ज्यादा प्रभावी लक्षण जीरा है ही, बेबी रखाई लक्षण प्रारूप। तो प्रश्न कह रहा है आर आर वाई वाई का लक्षण प्रारूप जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? बाह्य लक्षण यानी लक्षण, बाह्य लक्षण फिनोटाइप। कौन? फिनोटाइप क्या होगा? ये गोल पीले। तो आर आर वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण प्रारूप है यानी फिनोटाइप गोल पीला बीज होगा। कैसा? गोल और पीला। अरे प्रभावी किसी है? गोल और पीला। देखो जगह बड़ा बड़ा है दोनों, एक हो एक हो। गोल पीला, प्रभावी लक्षण क्या होगा? गोल पीला। बताओ प्रवीण, मैं तुझे ऐसे पूछ लूं, इसके अंदर यहां पर पूछ लूं तो इसके लक्षण क्या होगा? क्या होगा? झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, विभिन्नता की परिभाषा दीजिए। तो ये उत्तर नंबर 7वां का है। विभिन्नता की परिभाषा है। विभिन्नता का मतलब क्या होता है? जैसे अपन पीढ़ी हैं, अपन एक पीढ़ी है, संतति पीढ़ी, और हमारे पिताजी है, उनके बीच हम यानी एक ही पीढ़ी है, दोनों पीढ़ी तो एक, दोनों के बीच जो अंतर है उस अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विभिन्नता। क्या कहते हैं? विविधता। यानी संतानों में माता पिता से अलग गुणों का पाया जाना। संतानों में जैसे आपा संतान है माता पिता री, तो अपन बेहू थोड़ा अलग गुण है तो बीनी कहीं गई विभिन्नता। संतानों में माता पिता से अलग गुणों का पाया जाना क्या कहलाता है? विभिन्नता। परिभाषा बहुत सारी है, दे सकते हो आप। ठीक है, या दो संततियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? ठीक है, आगे लेंस का उपयोग बताओ। 8वां उत्तर नंबर 8वां, लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में यानी माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी में। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं अपन दूरदर्शी में। किसमें? दूरदर्शी में। और दूरदर्शी में चश्मों में भी करते हैं। किसमें? चश्मों में, चश्मों में। और करते हैं या नहीं करते हैं? और किस में करते हैं? बहुत सारी चीजों में करते हैं। चलो अगला है, लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? बताओ लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? उत्तर इसका हो जाएगा फोकस दूरी पर। किस पर? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करती है। फोकस दूरी पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है अंकल? फोकस दूरी पर। किस पर? फोकस दूरी पर। बात समझ में आएगी? लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रमों को क्या कह सकते हो? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। एक डायोप्टर की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या कहलाती है? एक डायोप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? उत्तर 10वां का। फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उत्तर नंबर 11वां। उत्तर नंबर 11वां। देखो अनुमंतांक क्या है? अनुमंतांक अभी बताया था हमने कि भाई किसी उपकरण पर, किसी भी उपकरण पर लिखी गई वोल्टता और शक्ति की निर्धारित सीमा, यानी निर्धारित सीमा, जैसे कोई उपकरण है, भी उपकरण पर ये लिखिड है कि भाई 220 वोल्ट और 1000 वाट, 1000 वाट। अब अनुमंतांक है, उबीरो कहीं अनुमंतांक कि भाई इरू ज्यादा वोल्टेज आएगा तो उठ जाए मशीन, इरू ज्यादा शक्ति आएगी फटाको बोल जाए लो। ठीक है, आगे तो किसी उपकरण पर लिखी गई वोल्टता और शक्ति की निर्धारित सीमा को उसकी क्या कहते हैं?
निर्धारित सीमा को उसकी अनुमंतांक या रेटिंग कहते हैं। कहीं के वे रेटिंग, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर लिखा गया है, यदि किसी उपकरण पर 220 वोल्ट या 100 वाट लिखा है तो इसका अर्थ है उपकरण 220 वोल्ट पर कार्य करेगा और 100 वाट ऊर्जा की खपत करेगा। और आपने फ्रीज पर लिखियोड़ो को नाम है देखो कहीं फ्रीज पर लिखियोड़ो है इतना वोल्टेज है अता वाट है, और मिक्सी पर लिखियोड़ो है इतना वाट है इतना वोल्टेज है, ठीक है। पंखा पर भी लिखियोड़ो है, अपन छोटी छोटी बैटरी या सेला पर ही लिखियोड़ो है देखो। अच्छा चलो आगे चलते हैं। आज देखो तालाब में आर श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तालाब के अंदर आपको पता है क्या होता है भाई, शैवाल होते हैं छोटे छोटे। इन शैवालों को कौन खाता है? पगा में चाले मेरे बिछुड़ो, कौन? बिछुड़ा। कौन? बिछुड़ा। इस बिछुड़े को कौन खाता है? मछला जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इस मछली को कौन खा जाता है? बगुला। कौन खा जाता है? बगुला। तो ये एक तालाब के अंदर क्या है? आहार श्रृंखला का उदाहरण है। तो ये प्रथम पोषी स्तर के अंदर आ गया, ये द्वितीय के अंदर, ये तृतीय के अंदर, ये चतुर्थ के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये तालाब के अंदर आहार श्रृंखला का क्या है? उदाहरण, ठीक है। मैदान का आता है आपको, वन के अंदर आता है आपको। चलो आगे चलिए जी, अगला प्रश्न है हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न। 10 प्रश्न आएंगे, सब 2-2 नंबर के होंगे। फास्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, रात की पता नहीं 11:30 बज रहे हैं। अभिक्रियाशील धातु को, इसका उत्तर है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? और आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जो अभिक्रियाशील धातु है जब उसको किसके अंदर डालेंगे? अभिक्रियाशील धातु को तनु अचल यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निर्मुक्त होती है बताओ? अधिक क्रियाशील धातु होती है उसको उसके अंदर क्या डालेंगे? जैसे अधिक क्रियाशील में मान लो ये है पोटेशियम HCl के साथ कैसा है? तनु है, साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? KCl बनेगा। क्या बनेगा? KCl प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये यहाँ पर बैलेंस हो गया। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। आयरन के साथ ये हो गया, आयरन के साथ यानी Fe के साथ तनु H2SO4, तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक समीकरण लिखिए तो ये क्या बना लेगा भाई? फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस H2 निर्गत हो जाएगी। इसे कहते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। बैलेंस ही है और बैलेंस ही है ना ये। चलो नेक्स्ट अगला है, अगला कह रहा है, क्या कह रहा है अगला? आईयूपीएसी नाम लिखिए। आईयूपीएसी नाम लिखना है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा भाई? देखो एक कार्बन है और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगता है? एल, तो ये हो जाएगा मेथेनेल। मेथेनेल क्या हो जाएगा? मेथेनेल। क्या हो जाएगा? मेथेनेल। ये कार्बन के लिए मेथेन और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न क्या लगता है? एल, तो मेथेनेल। आगे यहाँ पर देखो ये 1 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लगता है? क्या लगता है रे? एथ, वो सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। और आगे ये देखो 1 नंबर पे कौन जुड़ा है? ब्रोमो, तो क्या करेंगे? 1 ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन, ठीक है। आगे अगला देखो, ये यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3, 1 2 3, 3 के लिए क्या लग जाते हैं? मेथ एथ प्रोप, क्या प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। आगे 1 नंबर पे क्या लगा हुआ? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है? ओइक, तो प्रोपेन 1 ओइक अम्ल, 1
ओइक अम्ल या फिर प्रोपेनोइक अम्ल भी कह सकते हो। ठीक है, अगला देखो 1 2 और 3, 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप। क्या लगाते हैं, प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, प्रोपेन। और देखो 1 2, दो पर क्या है, कीटोन, प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। क्या कह सकते हो, प्रोपेनॉन। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आगे प्रश्न है 6वां, 6वां का उत्तर है स्तनधारी तथा पक्षियों में, स्तनधारी तथा पक्षियों में स्तनधारी का हृदय कितना कोष्ठी होता है, बताओ। स्तनधारियों का 4 कोष्ठी, पक्षियों का हृदय कितना कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। देखो आपको पता है जो स्तनधारी होते हैं और पक्षी होते हैं उनका हृदय कितने कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी। कि भाई ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित को दोनों को अलग करना क्यों आवश्यक। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है तथा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतुओं को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे बहुत लाभदायक होता है। हमारे शरीर के अंदर एक आपको पता है बहुकोशिकीय अपन शरीर है, बीमार हर एक कोशिका ने बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए और प्रत्येक पर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक है कई पहुंचना चाहिए शुद्ध रक्त पहुंचना, वहां तक ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या काम करती है, ऊर्जा बनाती, क्या करती है, ऊर्जा। यदि मिक्स हो जाएगा तो समय पर क्या नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और ऊर्जा बनेगी नहीं। ठीक है, इसलिए आगे अगला 7वां प्रश्न, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो किससे स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। किससे स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। कहां पर पाई जाती है, वर्क के ऊपर, किडनी के ऊपर एक जोड़ी में पाई जाती है। ठीक है, एड्रिनल एक आपको पता है कैसा हार्मोन होता है, आपातकालीन हार्मोन होता है, जिसे करो मरो हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, फोरस हार्मोन भी कहते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनली हृदय की एड्रीनलिन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, तो हार्ट बीट को क्या कर देता, बढ़ा देता है, ताकि हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जे नहीं हार्ट बीट बढ़ाए तो ऑक्सीजन और ब्लड कहीं करी फास्ट भेजन प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पहुंची। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति क्या हो जाती है, कम। पाचन तंत्र में रुधिर की आपूर्ति क्या हो जाती है, कम, क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां क्या कर जाती है, सिकुड़ जाती है। इससे डायफ्राम तथा पसलियों के सिकुड़ने से श्वसन दर क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करता है, तैयार करता है, इन सभी के लिए। अगला है अंकुरण किसे कहते हैं, अंकुरण किसे कहते हैं, बीज के अंदर मौजूद भ्रूण यानी नन्हा पौधा के विकास की वे प्रक्रिया जिसमें बीज से नया पौधा निकल कर बढ़ने लगता है, उसे क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुरण। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये चना है, ये क्या है, चना है। चने के यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। यहाँ से जल अंदर जाता है और ये क्या होता है, अंकुरित होता है। क्या होता है, अंकुरित, एक नया पौधा बनने को तैयार होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये बीज से वी अलग हो जाता है और इससे दो बीज पत्र का निर्माण होता है। ये डाइकोट होता है, जो क्या दो भाग है या बेन क्या कहते, डाइकोट यानी द्विबीजपत्री। तो ये दो बीज पत्र के अंदर अलग अलग बन जाता है, ये इसे कहते हैं बीज पत्र। क्या कहते हैं, बीज पत्र। जो चीना दाल या दो अलग अलग बेन कहीं क्या करे, बीज पत्र। बेमान भोजन दिया करे, बेमान खाद्य संग्रह नहीं आकर। ठीक है, और ऊपर एक संरचना होती है जिसे कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं, प्रांकुर से प्रतंत्र का निर्माण होता है। जो भी फल फूल पत्ती तना
ये सब कुछ किससे निर्माण होता है? परतंत्र से। किससे? परतंत्र यानी प्रांकुर से निर्माण होता है। एक होता है मूलांकुर। क्या होता है? मूलांकुर। मूलांकुर से क्या बनता है? जड़ें बनती है। क्या बनती है? जड़ें। क्या बनती है? जड़ें। ठीक है, देखो प्रांकुर है, भावी प्रो है, ये परतंत्र है, मूलांकुर यानी भावी जड़ें है। क्या है? भावी जड़ें। तो ये चित्र है इसका। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण में बीम की सी तथा एफ के बीच, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जो बीम की सी तथा एफ के बीच स्थिति है। ये हमारा बिंदु क्या है? पी। ये क्या है भाई? कैप। ये है एफ, ये है सी। तो कह रहा है सी तथा एफ के बीच, ये इनफाइनाइट सी तथा एफ के बीच, ये यहाँ पर बीम की स्थिति है। क्या है? बीम की स्थिति। जब बीम की स्थिति कहाँ हो? सी तथा एफ के बीच हो। क्योंकि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम। दूसरी बात, अगला बात क्या कहता है भाई? ये आपको अच्छे से शीशा पेंसिल से बनाना है ना, नाप नाप के दूरियां। सी तथा एफ के बीच हो तो बने प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति, किरण आरेख बनाओ। दो देखो यहाँ पर, जब सी तथा एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अरे जब बीम की स्थिति यहाँ सी तथा एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत तथा सी के बीच। कहां बनता है? अनंत तथा सी के बीच बनता है। अनंत तथा सी के बीच। ये प्रकाश किरण बिंदु पी पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस निर्गत हो जाती है। उसी कोण से क्या हो जाती है? निर्गत हो जाती है। ठीक है, कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। और ये प्रतिबिंब कहां बना भाई? यहाँ पर बना। ये देखो, ये बी है तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश, और ये ए डैश। ठीक है, अब देखो भैया प्रतिबिंब, तो बीम की स्थिति कहां थी? अब बीम की स्थिति कहां थी? बीम की स्थिति कहां थी? सी व एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब स्थिति कहां होगी? प्रतिबिंब स्थिति होगी अपने, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत व सी के बीच। अनंत व सी के बीच प्रतिबिंब बनता है। अनंत व सी के बीच। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। देखो वास्तविक एवं कैसा है? उल्टा है। वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट साइज। साइज कैसी होगी भाई? साइज बिंब से क्या होगी? बिंब से क्या होगा? बड़ा। बिंब से बड़ा। बिंब से बड़ा होगा, बड़ा होगा साइज। ठीक है, ये हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट, इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले, इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले, इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम क्या है? इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम होता है, क्या होता है भाई? वी आई बी जी वाई ओ आर। या फिर बे जानी हैप्पी नाला। बेजानी हैप्पी नाला यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये रंगों का क्रम है। रंगों का क्रम है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा कितने वर्णों में विक्षेपित हो जाता है? तो श्वेत प्रकाश कितने वर्णों में विक्षेपित हो जाता है? 7 रंगों में। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा 7 वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित हो जाता है। कितने वर्णों में हो जाता है? 7 रंगों में। 7 रंगों में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न, आपके बीच फोटो मेरी खींच। 11वां प्रश्न, इसका सॉल्यूशन देखो। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, पहला है
कि भाई 4 ओम होने चाहिए। इन तीनों को किस प्रकार जोड़ें कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए? पहला 4 ओम, दूसरा है कि उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 1 ओम। क्या होना चाहिए? 1 ओम। अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले यदि मैं ए को सोल्व करता हूं, यदि सबसे पहले ए को क्या करता हूं मैं, देखो इसको करता हूं सबसे पहले, पहले को क्या रखता हूं? श्रेणी क्रम में। इसको 2 ओमों को कितने में रखूं? श्रेणी क्रम में। और इन दोनों को किस क्रम में जोड़ दूं? समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ दूं भाई? समांतर में जोड़ दूं। देखो ये समांतर हो गए। किस क्रम में हो गई? मान लो ये ए है, ये बी है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, ये समांतर क्रम में है। तो इसमें समांतर क्रम लगाओगे आप, तब इसमें समांतर क्रम लगाओगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो इसमें लगाओगे तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/6। इनका लेसे लोगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। तो यह क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 2 ने 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी r का मान कितना हो जाएगा? 2 ओम। कितना आ जाएगा? 2। यानी यहाँ पर देखो ये a था और इसका भी ये कितना हो गया? ये b और ये a, ये 2 ओम है और ये भी कितना है? 2 ओम है। तो अब ये श्रेणी क्रम में हो गए, तो r बराबर अपन जोड़ सकते हैं 2 प्लस 2 यानी 4 ओम। ठीक है, इस प्रकार ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं अपन, ये दूसरा देखने के लिए देखो, दूसरा यदि अपन सबको किस क्रम में जोड़े? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़े सबको? श्रेणी क्रम में जोड़े। ये बी है, ये 2 ओम था, ये 3 ओम था और ये 6 ओम था। सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R बराबर 2 ओम प्लस, हेलो हेलो डियर, हेलो दीदी, हेलो भाई। सबको किस क्रम में जोड़े हम? समांतर क्रम में। सॉरी बाबू सॉरी। सबको किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में, सबको समांतर क्रम में जोड़ो रे भाई लोग। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम। सबको समांतर क्रम में जोड़ो तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? ये 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये किसका होता है? समांतर क्रम का सूत्र, है ना। 6 क्या आ जाएगा इसका लेसे पे? 2 का भाग 6 में 3 बार, प्लस 3 का भाग 6 में कितनी बार? 2 बार, 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 2 5 1 6/6 यानी 1 ओम। कितना आ गया? 1 ओम। आर का मान कितना आएगा? 1 ओम। से उल्टा करो सीधा करो कैसे करो, है ना। तो सबको अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गाइस, मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम लिखिए। मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम लिखिए। स्क्रू नियम लिखना है। अपन क्या करते हैं, एक पेंच लेते हैं और एक पेंच कस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पेंच लेते हैं और पेंच कस लेते हैं। जब पेंच कस की सहायता से किसी पेंच को कसते हैं तो आपको पता है, ये अपना देखो ये हाथ घुमा रहे हैं, ये किसकी दिशा में बढ़ रहा है? ये किसकी दिशा को बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। और ये जो पेंच किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? धारा की दिशा में। किस दिशा में? धारा की दिशा में। तो ये जो मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम है, ये किसको बताता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये नियम विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ाएं, स्क्रू को किस दिशा में बढ़ाएं? विद्युत धारा की आगे दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो स्क्रू के घूमने की दिशा बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में फैला है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर, देखो ऊपर की ओर धारा, ये धारा है जो ऊपर की ओर बह रही है। धारा किस ओर बह रही है? ऊपर की ओर। ये धारा है जो इधर की ओर है। धारा 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 धारा,
ये धारा ऊपर की ओर है, धारा किस ओर है, ऊपर की ओर, धारा किस ओर है, ऊपर की ओर। जी धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र देखो इस प्रकार, देखो ये इस प्रकार है ना चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। आगे ये धारा कैसे है, नीचे की ओर, कैसे है, नीचे की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, ठीक है। चल 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 आगे चल। आगे हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से, हमारे द्वारा जो भी उत्पादित अजैव निम्नीकरण का मतलब होता है जो जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरण। एक जीव होता है जैव निम्नीकरण, किसे कहते हैं, जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, पर्यावरण के अंदर क्या होता है, प्रदूषण ही होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो भी सारा का सारा क्या होता है, प्रदूषण। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये विघटित नहीं होते हैं, अतः इनके निपटान की समस्या भी आती है, यानी ये अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे पारितंत्र के सदस्यों का ह्रास करते हैं, जो भी पारितंत्र के अंदर सदस्य पाए जाते हैं उनका क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, कोई भी जीव जंतु है, ठीक है। जैव आवर्धन निर्मित करके उसकी क्या करते हैं, वृद्धि। जैव आवर्धन का मतलब होता है विषैले जो भी रसायन है उनकी मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अगला, जल भूमि तथा वायु प्रदूषण क्या करते हैं, फेंकते हैं या फैलाते हैं, क्या करते हैं, वायु प्रदूषण क्या करते हैं, फैलाते हैं, क्या करते हैं भाई, फैलाते हैं, वायु प्रदूषण क्या करते हैं, फैलाते हैं। आगे दीर्घ उत्तरात्मक वर्षन में देखो जी, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, कोई एक तत्व है जिसको वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म, काले रंग का हो जाता है, वो कैसे हो जाता है, काले रंग। इस तत्व एक्स एवं उसे काले रंग के यौगिक का क्या करना है, नाम बताना है। दूसरा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखो ये पहला है 14वां का पहला, ये पहला है 14वां का पहला। ये चमकदार अक्ष कॉपर है, चमकदार जो तत्व होता है वो क्या होता है, कॉपर, क्या है भाई, कॉपर है, कॉपर है, जो भूरे रंग का होता है, कैसा होता है, भूरे रंग का। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, इसे गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, इसे तापित किया जाता है, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होगा, किस रंग का होगा, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कैसा, काला रंग, कैसा रंग का, काला रंग का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। किस रंग का, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बनाती है इस अभिक्रिया। अगला 14वां का बी, 14वां का बी, जब कॉपर की सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बनता है। CuNO3 का होल्ट डिवाइस, ये है CuNO3 का होल्ट डिवाइस, और ये साथ में सिल्वर, ये क्या हो जाता है, कॉपर है जो Ag को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। अगला अथवा का प्रश्न है जी, देखो ये ए का आंसर है, 14वां का ही है। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन है जो, अब आपको पता है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दो कारणों से कहा, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित, जो हम भोजन करते हैं उनके अंदर ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के संयोग कर, ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और साथ में क्या निर्गत होती है, ऊष्मा भी, ऊष्मा या ऊर्जा। आगे इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, कौन सी, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया इस प्रकार होती है, आपको पता है ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ग्लूकोज जो हमने भोजन किया वो, और ये हमारे श्वास के द्वारा ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, ये ग्लूकोज है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, टूटता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा ऊर्जा, तो ये इस कारण कहा जाता है। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझे। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या होता है,
अवक्षेपण, और इसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलीय लवण बनता है जिसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अवक्षेप। जो विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखो सिल्वर नाइट्रेट, ये AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड, जो नीचे क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, जमा हो जाता है, और सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, ये अवक्षेप है, क्या है, अवक्षेप, अवक्षेप है, ये अविलीय अशुद्धि है। आगे चलिए अगला प्रश्न, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है साबुन, साबुन सोप, साबुन का मतलब क्या होता है, सोप। तो ये आपको पता है साबुन है जो लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण, किसके, कार्बोक्सिलिक अम्लों के। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन आपको पता है कठोर जल, कठोर जल का मतलब क्या होता है, खारा जल, उसके अंदर कम झाग देता है, पहली बात, कम झाग देता है। साबुन क्या होते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं, क्या होते हैं, महंगे होते हैं, और प्रदूषण भी नहीं फैलाते, प्रदूषण भी नहीं फैलाते, कौन, साबुन। और साबुन है जो दो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आपको पता है जैव निम्नीकरण होते हैं, कैसे होते हैं, जैव निम्नीकरण। तो कठोर जल में अघुलनशील होते हैं, कैसे होते हैं, खारा पानी में कहीं करी कम झाग दे, और अघुलनशील है, स्कम यानी मेल, क्या बनाते हैं, मेल बनाते हैं, और झाग कम देते हैं, ये मिशेल संरचना भी बनाते हैं, आपको पता है, तो जिससे सफाई क्या होती है, कम। ये जैव निम्नीकरण होते हैं और अपमार्जक की तुलना में कम हानिकारक माने जाते हैं, ये कम प्रदूषणकारी होते हैं, जबकि अपमार्जक ज्यादा प्रदूषणकारी होते हैं। उपयोग आमतौर पर धोने, नहाने और अन्य प्रकार की घरेलू सफाई के लिए किया जाता है। अगला, अपमार्जक डिटर्जेंट। अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं, ये कठोर जल खारे पानी में के अंदर भी झाग देते हैं, और अच्छे से झाग देते हैं, जिससे वे बेहतर सफाई करते हैं। आगे, कुछ प्रकार के अपमार्जक बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण नहीं होते और प्रदूषण क्या करते हैं, फैलाते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। अगला प्रश्न है विषम परमाणु, विषम परमाणु, विषम परमाणु पर टिप्पणी लिखिए। विषम परमाणु पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। विषम परमाणु का मतलब क्या होता है, जब ये परिभाषा देखो, ये भी लिख सकते हो, और भी परिभाषा होती है विषम परमाणु। कोई भी कार्बनिक श्रृंखला होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु को, किसको, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम परमाणु। या फिर कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, उसके अंदर कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा जो भी तत्व होता है उसे क्या कहते हैं, विषम परमाणु। क्या कह सकते हो, विषम परमाणु। देखो यहाँ पर परिभाषा बहुत आसान लिख रखी है। विषम परमाणु वे परमाणु होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उपस्थित होते हैं, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी तत्व दिखेंगे आपको वो क्या होंगे, विषम परमाणु। जैसे यहाँ पर देखो मेथेनॉल है, CH3OH, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ये क्या है, विषम परमाणु। क्या है, विषम परमाणु। देखो CH3NH2 मेथेनेमीन दिख रहा है, मेथेनेमीन दिख रहा है, उसके अंदर देखो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्या है, विषम परमाणु। जैसे आगे NH3, NH3 में N विषम परमाणु है, N क्या है, विषम परमाणु है। नाइट्रोजन कौन है, विषम परमाणु है या नहीं है, ठीक है। जैसे CH3COH में O विषम परमाणु, O विषम परमाणु है, विषम परमाणु है, ठीक है। तो यानी कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ जो भी तत्व रहे बिन के वे विषम परमाणु। आप भी परिभाषा याद कर सको, भी आसान है। आगे, फंक्शनल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं। देखो परमाणु होता है, परमाणु का ऐसा समूह, परमाणु अथवा प्रकार समूह किसी यौगिक का वह विशेष समूह होता है जो उस यौगिक की रासायनिक
विशेषता और गुणधर्म को क्या करता है, गुणधर्म को निर्धारित करता है, गुणधर्म निर्धारित करता है, क्या कहलाता है, प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, जैसे देखो प्रकार्यात्मक समूह के अंदर ये सारणी तो दे रखी है आपको, बताइए एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, क्या होता है CHO। कीटोन का क्या होता है, कीटोन का CO, क्या होता है CO। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है CWH, CWH। एल्कोहल का क्या होता है OH, एल्कोहल का क्या होता है OH, क्या होता है OH। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हेलोजन परमाणु थे, ये क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आयोडो। आगे 16% है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, ये आवश्यक क्यों है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी, संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है, यानी कुछ तो अंतर विभिन्नता पाई जाती है उनके अंदर, भले समान हो। यही विभिन्नता जैव विकास का क्या बनती है, आधार। जो बीच डिफरेंस होता है वही जीवों के विकास में सहायक होती है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में, इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है। जनन कोशिका में कितनी प्रतिकृतियां बनती है, 2। और इसके साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सर्जन भी होता रहता है तथा इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है, यानी अलग हो जाती है और दूसरी विधि में जाती है। अगला, ये तो ए का आंसर था, बी का, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं, ये बी का आंसर है। कायिक परिवर्तन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। कायिक परिवर्तन के द्वारा जो भी पौधे उगाए जाते हैं वो कम समय में अधिक फल देते हैं, फल फूल देते हैं। दूसरी, ये पद्धति उन पौधों के उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं, जैसे गुलाब है, चमेली है, संतरा है, केला है। कायिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं, समरूप होते हैं। ये बोर्ड में एक बार खाली जगह पूछी गई थी सीधी। कायिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के खाली जगह समान होते हैं। आगे सी है, बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। जो बीजाणु होते हैं, कौन बीजाणु होते हैं, उनके चारों ओर एक क्या पाई जाती है, एक मोटी भित्ति पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इस ओर बोले भित्ति पाई जाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो उन बीज की क्या करती है, रक्षा करती है। क्या करती है, उस बीज की रक्षा करती है। भित्ति जो उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आना, जैसे ही बाहर वातावरण में नमी आई, नम सतह के संपर्क में आने पर वे वृद्धि करने लगे। इसके अंदर जो भी बीज है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, बाहर की ओर फैलने की कोशिश करेंगे, बाहर की ओर फैलने की कोशिश करेंगे और भित्ति पर क्या लगाएंगे, दाब, क्या लगाएंगे, दाब। वृद्धि करने लगते हैं, हल्के तथा गोल होते हैं जिसके कारण आसानी से ये वातावरण में क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं। ये भित्ति चारों ओर से क्या कर जाती है, फट जाती है और फट करके जमीन पर गिर जाते हैं और एक जगह बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। आगे अगला प्रश्न है, यौन आरंभ किसे कहते हैं, यौन आरंभ किसे कहते हैं। यौन आरंभ के दौरान लड़कों में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। लड़कों के अंदर कौन से परिवर्तन होते हैं वो लिखने हैं। यौन आरंभ के दौरान लड़कियों में होने वाले परिवर्तन को लिखना है। यौन आरंभ का मतलब क्या होता है, हमारे जो जनन अंग है जो क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते, क्या हो जाते हैं, परिपक्व। हम है जो परिपक्व, मानव में नर एवं मादा में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का क्या होना, विकास होना, क्या कहलाता है, यौन आरंभ। इस समय जनन क्षमता क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, जनन करने अपन लायक हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यौन आरंभ। यौन आरंभ के दौरान हमारे अंदर कौन से परिवर्तन होते हैं लड़कों में, देखो अपन की तो आपको पता है आवाज है जो एकदम सांड की तरह हो जाती है, खाने वाली भाई, बोला कौन, बोला अपन, यानी आवाज क्या हो जाती है, भारी, आवाज क्या हो जाती है, भारी, एकदम कंधे क्या हो जाते हैं,
मजबूत हो जाते हैं, कंधे क्या हो जाते हैं, मजबूत, एकदम छाती है जो चौड़ी हो जाती है, छाती पर बाल आने लगते हैं, और हमारी जो जांघों हैं वहां पर बाल आने लगते हैं, खाकों के अंदर बाल आने लगते हैं, बगल के अंदर, ठीक है, और दाढ़ी मूछें भी आने लगती है, दाढ़ी मूछें भी आने लगती है, ठीक है प्रवीण, ठीक है, शुक्राणु निर्माण होने लगते हैं। आगे, आवाज भारी और कर्कश, कर्कश को मतलब एकदम कोवार तरह, कड़वी, खतरनाक है भाई साहब, हो जाती है, दाढ़ी और मूछें आने लगती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं और मांसपेशियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, जननांगों और बगल में बाल उगते हैं, चेहरे, छाती और पैरों पर भी बाल आ जाते हैं, त्वचा कैसी हो जाती है, तेलीय और मुंह से निकल आते हैं, वर्षण, वर्षण का आकार क्या हो जाता है, ये टेस्टी जो छोटे छोटे होते हैं, पहले तो बच्चों के अंदर छोटे छोटे होते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो टेस्टी की जो आकार भी क्या करता जाता है प्रवीण, बढ़ता जाता है, और शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे, यौन आरंभ के दौरान या समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। लड़कियों के अंदर देखो, लड़कियों के अंदर जो स्तनों हैं, स्तन क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, स्तनों का विकास होना, जननांगों का विकास, जननांग का भी क्या हो जाता है, विकास, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, बगल और जननांगों क्षेत्रों में क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, त्वचा में परिवर्तन जैसे कील मुहासे उनके भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। अगला 17वां प्रश्न है भाई, चित्र के परिपथ आरेख में प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 के मान क्रम से फलाना 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, इसके द्वारा जोड़ा जाता है, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न, ए भाई थोड़ा चेंज कर लेना यहाँ, पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है, ये दूसरा प्रश्न है, ये यहां पर सी, ये सी है भाई, यहां पर है सी, ठीक है, ठीक है, ये पहला प्रश्न है। ए, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा बतानी है, फिर परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है, यानी तुल्य प्रतिरोध, फिर कुल धारा क्या करनी है, परिकलित करनी है, ठीक है। चित्र दिया गया जिसमें प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। प्रतिरोध कौन कौन से, 12 वोल्ट की बैटरी है, और R1, R2 और R3 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है। बताओ, इसको अच्छे से सोल्व करते हैं अपन, ठीक है भाई। ओया अय्या अय्या, ओहो बेटे, हीरा बेटे, यहाँ पर सोल्व करते हैं रे, सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं रे भाई, सोल्व करते हैं। उत्तर छम्मा छम्मा, 17वां था ना, छम्मा छम्मा, हो छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा, तेरी पनाह हमें हमें रखना, ओहो 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 भाई लोग रे, कहीं ओ छम्मा छम्मा, ओ छम्मा छम्मा, एक्स भाई, ये वोल्ट मीटर लगाया गया है यहाँ पर समांतर क्रम में, ये वोल्ट मीटर है, और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी भी जोड़ी गई है, 12 वोल्ट की बैटरी, कुंजी भी लगाई गई है, बैटरी भी लगाई गई है, ये कुंजी, ये एमीटर, ना 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 ये प्लस है माइनस, ये इधर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्लस माइनस, ये क्या दे रखा है यहाँ पर,
OPSMQS। तो ये है R1। R1 कितना था भाई 5 ओम। ये R2 कितना ओम था 10 ओम। R3 कितना था 30 ओम। कितना था 30 ओम। तो पहला अपन सोल्व करते हैं। पहला भाई पहला पर्सन पहला इसका सोल्व करते हैं। इसको अपन चुटका सा कर देते। चुटका सा ये चुटका सा हो जा बेटा। चुटका सा ये चुटका सा हो जा। ये चुटके से हो गया। चुटके से हो गया। इस चुटके से को सोल्व करते हैं। देखो पहला कह रहा है कि भाई प्रत्येक के अंदर प्रत्येक परिपथों से प्रवाहित विद्युत धारा बतानी है। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा बतानी है। ये 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाई हुई है। हर एक के अंदर आपको पता है क्या पता है आपको ये पता है कि भाई जो समांतर क्रम होता है समांतर क्रम संयोजन होता है उसके अंदर V का मान क्या होता है भाई। V का मान समान होता है और I का मान क्या होता है अलग अलग होता है। धारा का मान क्या होता है प्रत्येक प्रतिरोधक में क्या होगा अलग अलग होगा। इसमें धाराओं का मान क्या कर जाता है यहाँ पर x पर क्या कर जाता है बढ़ जाता है। धारा का मान क्या कर जाता है बढ़ जाता है। 3 दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में क्या कर जाता है बढ़ जाता है। और प्रतिरोधक ये धारा का मान क्या कर जाता है बढ़ जाता है। तो अपन क्या करते हैं पहले तो R1 है प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा क्या है I1 है। क्या है I1। तो V बराबर आपको पता है क्या होता है IR ओम के नियम से। और यहाँ पर विभवांतर का मान तो क्या रहता है समान। ये अलग अलग है क्या है यही तो है अलग अलग। तो V1 है नहीं I1 और R1 कर देते हैं। I1 का मान निकालना I1 बराबर V बटा क्या हो जाएगा R1। V का मान क्या है 12 वोल्ट। R1 का मान कितना है जी R1 का मान 5 ओम। भाग दो कितना आएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 पीछे कितना बचा 2 0 5 के 20 ओम। कितना हो जाता है 2.4 ओम। ठीक है और हो गया ये नहीं हो गया ये पहले ये हो गया। ठीक है अब देखते हैं। अब अपन इसका नामकरण देखो यहाँ पर नामकरण था ना यार। ये क्या था रे यहाँ पर ये MPQ LM ये L था और ये M था LMPQST LMPQ ये था यहाँ पर L और ये था M PQ ये S और ये T। तो ये हो गया इसके अंदर। अब निकालते हैं R2 में। किसमें R2 प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा क्या है I2 है। इसके अंदर प्रवाहित धारा क्या है I2 है इसके अंदर। और R2 के अंदर प्रवाहित धारा I2 है। तो I2 बराबर हो जाएगा आपको पता है V बटा R2। V का मान क्या है वही 12 वोल्ट और R2 का मान क्या है भाई 10 ओम। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर हो जाएगी। ये ओम नहीं आएगा भाई एम्पियर आएगा। यहाँ पर क्या जाएगा एम्पियर आएगा है ना क्योंकि धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। अब देखते हैं R3 प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा I3 बराबर हो जाएगा V बटा R3। V का मान क्या है 12। R3 का मान क्या है भाई 30। देखो 3 छक्के 12 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 3 या 9 3 चौके 12 हो जाएगा सॉरी और 3 दाए 30 यानी कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये आ गया हर एक। देखो R1 के अंदर धारा 2.4 एम्पियर आई। R2 के अंदर कितनी आई 1.2 एम्पियर आई। R3 के अंदर कितनी आई 0.4 एम्पियर। ये पहला प्रश्न हो गया। प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान आ चुका है। अब अपन दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भाई दूसरा प्रश्न कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है यानी तुल्य प्रतिरोध बताना है। क्या करना है तुल्य प्रतिरोध बताना है।
तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो तुल्य प्रतिरोध बताने के लिए क्या करते हैं, कुल प्रतिरोध बताने के लिए कुल प्रतिरोध बता देंगे अपन। कुल क्या करेंगे, प्रतिरोध बताते हैं। पहले तो कुल धारा पता होनी चाहिए आपको, कुल धारा पता होनी चाहिए, कुल धारा पता होनी चाहिए तुमको, ये सी। तो अपन पहले धारा निकाल देते हैं पूरी। देखो ये सी क्या कह रहा है, सी कुल धारा परिकलित कीजिए, कुल धारा बताओ, कुल धारा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो कुल धारा के लिए बताओ ये कितने आई, 2.4 1.2, 2.4 1.2 और 0.4। बताओ कितनी हो गई, 2 और 1 3, 4 4 2 8 9 10, यानी 4 ओम 4 एम्पियर। कितनी हो गई, 4 एम्पियर। कुल धारा कितनी आई, I बराबर 4 एम्पियर। कितनी आ गई, 4 एम्पियर। ये कुल धारा का माना गया, कुल धारा का। अब इसको निकालो, कुल प्रतिरोध निकालना है। कुल प्रतिरोध V बराबर क्या होता है, IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। कुल प्रतिरोध निकालना है, R बराबर निकाल लोगे। कुल वोल्टेज कितना है, 12। कुल धारा कितनी, 4 से कितना होता है, 3 ओम। R बराबर कितना है, क्या तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 3 ओम। कितना आ जाएगा भाई, 3 ओम। और एक और विधि है, तो तुल्य प्रतिरोध सब समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, सब समांतर क्रम में है। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार भी कर सकते हो आप, ठीक है। 1/R1 का मान कितना है, 5, इसका मान कितना 10 और इसका मान 30। तो प्लस से कितना आ जाएगा, 30 और 5 और 25, 5 है 30, 10 दिया 30 और 3 एकम 3, 6 3 9 1 10, 10/30 यानी 0 से इसके 1/3 का मतलब कितना, 3 ओम ही, 3 ओम ही। ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। जो ये निकाला है ये भी राइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। हेलो गाइस, ये पर्सन आपको करना है भाई, ए हीरा बेटे, ये आपको पर्सन करना है। अगला 18% कह रहा है आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं, आसुत जल है जो विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। क्योंकि आसुत जल में मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं, इनके अंदर वर्षा जल में मुक्त आयन पाए जाते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, क्योंकि आयनों में अम्ल विभक्त नहीं होगा जल की अनुपस्थिति में। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आदि के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। H+ आयन होगा तो क्या विलयन प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। देखो ये A4 एप्पल का आंसर, ये A4 एप्पल का आंसर है 18, ठीक है। ये B4 बबली का। देखो आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है तथा विद्युत का चालन करता है। आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है तथा विद्युत का चालन नहीं करता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, विद्युत का चालन नहीं करता है ना, विद्युत का चालन नहीं करता। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, आयनों द्वारा। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं, अम्ल, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण विद्युत धारा का चालन हो जाता है। क्योंकि इनके अंदर क्या हो जाते हैं, अम्ल बनते हैं। अम्ल बनने से क्या हो जाएगा, H+ आयन होंगे तो क्या होगा, धारा का चालन होगा, ठीक है। आगे देखो इसका, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से H+ आयन पृथक नहीं हो पाते इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में H+ आयन अलग होते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है, ठीक है। आगे ABC, ये C का, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में आदि की क्षारक मिलाते हैं तो OH आयन की सांद्रता क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। OH- आयन की सांद्रता कहीं करी बढ़ जाए। अगला D, देखो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। जैसे H+ आयन बढ़ी तो विलयन कहीं है
अम्लीय है, और अम्लीय है मतलब पीएच कहीं कह रही कम है। आगे ये है अगला हमरा परबल, क्या कह रहा है, परबल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। परबल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अम्ल के 2 गुण लिखिए, अम्ल की परिभाषा लिखिए। लिख देते हैं परबल अम्ल। देखो परबल अम्ल क्या होता है, परबल अम्ल, परबल अम्ल बताओ क्या होता है परबल अम्ल, जो जल में घुलकर घुलकर H+ आयन अधिक संख्या में देते हैं, संख्या में देते हैं क्या होते हैं, परबल अम्ल। उदाहरण के रूप में HCl H2SO4। आगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, बी फॉर बबली आ रही है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन कम देते हैं, कम संख्या में देते हैं, कम संख्या में देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताओ और क्या होगा, CH3COOH, और कौन सा हो जाएगा, H3PO4। आगे अगली कौन सी परिभाषा है भाई, अम्ल के 2 गुण लिखिए, अम्ल के 2 गुण लिखिए भाई, अम्ल के 2 गुण लिखिए। सी अम्ल के 2 गुण, अम्ल के 2 गुण, अम्ल के 2 गुण। पहला गुण क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे एकदम, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। और भी लिख सकते हो, अम्ल विद्युत धारा का चालन करते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। आगे डी, अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी भैया, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है जी, ये हो गया एक पर्सन कंप्लीट। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है। स्वपोषी पोषण है और उसके उप उत्पाद क्या है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, उच्च संगठित पादपों वेन तंत्र के घटक कौन से। देखो ये ए का आंसर, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, जो सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। आगे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित है। देखो क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है पर्णरहित अणु होते हैं, पौधों के हरे भागों क्लोरोफिल होते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अगला सूर्य का प्रकाश कहां से प्राप्त होता है, सूर्य से। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली जाती है, ठीक है। आगे इसकी अगली बात है, जल पौधे जड़ों द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण क्रिया को निम्न जल कहां से प्राप्त करते हैं, भूमि से। कहां से, भूमि से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को निम्न रासायनिक समीकरणों द्वारा बनाया जाता है। देखो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल अणु कार्बन डाइऑक्साइड व जल के अणु का उपयोग कर ग्लूकोज बनाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अतः
देखो उप उत्पाद क्या हो जाएंगे, उप उत्पाद क्या हो जाएंगे, एक तो ग्लूकोज बन रहा है उप उत्पाद, ऑक्सीजन और क्या होगा, जल। देखो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन तथा जल उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। बात समझ आ गई क्या? चलो बी फोर बबली वाला ये आंसर। हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आपको पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे, हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी। अतः हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या रक्ताल्पता रोग हो जाता है। अगला सी आंसर देखो, हमारे पादपों के अंदर उच्च पादपों में वेन तंत्र के घटक एक तो होता है जाइलम, क्या होता है, जाइलम टू जल, जल व खनिज लवण, जल व खनिज लवण। देखो फ्लोएम टू फूड, फ्लोएम टू फूड, फ्लोएम टू फूड, ये किसका परिवहन करता है, भोजन का। किसका, भोजन का, भोज्य पदार्थ जो भी अमीनो अम्ल है जो भी इसके अंदर बनते हैं, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह। तो फ्लोएम टू फूड, फ्लोएम टू फूड, और जाइलम टू जल और खनिज लवण, इनका परिवहन करता है कौन, जाइलम। जाइलम टिश्यू, जाइलम ऊतक पादप के जड़ से खनिज लवण तथा जल इन सभी अंगों तक पहुंचाता है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल समेत वाहिकाओं का एक जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से क्या होती है, जुड़ी हुई संबंध होती है। फ्लोएम भोजन तथा अन्य पदार्थों का समेन पत्तियों से अन्य सभी अंगों तक फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। अगला अथवा वाला प्रश्न, स्वपोषी, स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, प्रकाश संश्लेषण आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है, जाइलम में, फ्लोएम पदार्थों में, वेन में क्या अंतर है। ये है स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर। ठीक है, देखो ये पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, ये उतार लेना है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए भी, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उनके स्रोत निम्न है। जल है जो, देखो जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। जल है पौधों की जड़ें भूमि से क्या करती है, प्राप्त करती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, हरे क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। ये सी जाइलम द्वारा पदार्थों का वेन, फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वेन। जाइलम इसमें जल एवं खनिज लवणों के केवल ऊपरी मुखी दिशा में समेटित होता है। जाइलम केवल कहां, ऊपरी मुखी दिशा में, ऊपरी मुखी दिशा में, या इसमें भोजन एमिनो अम्ल का समेलन दोनों दिशाओं में होता है, ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में। ठीक है इसमें जल तथा लवणों का समेलन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन आकर्षण द्वारा होता है, इनके द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, समेलन दाब और वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। इसमें एटीपी का प्रयोग होता है, इम भोजन पहुंचाने वास्ते ऊर्जा जोई जी, कहीं करी जोई जी, ऊर्जा। आगे जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है जो मर्त होते हैं, जो मर्त ऊतक है इनके द्वारा होता है, वाहिनिकाओं और वाहिकाओं के द्वारा छोटी छोटी। फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिकाओं द्वारा संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से होता है जो जैव कोशिकाएं यानी जिंदी कोशिकाएं। आगे 20वां प्रश्न है, देखो 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न का ए है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए।
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल लेंस से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो करते हैं इसको। पर्सन क्या कह रहा है? पर्सन कह रहा है ए फॉर एप्पल। पर्सन कह रहा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो प्रतिबिंब दूरी कितनी हो गई भाई? प्रतिबिंब दूरी कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर। लेंस प्रतिबिंब दूरी ए है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी v कितना है? 50 सेंटीमीटर। और ये भी प्लस का होगा, क्यों? लेंस कैसा है? उत्तल है। कैसा है? उत्तल। ठीक है, ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है? ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है? यानी बीम की दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। बीम दूरी क्या करनी है? u का मान क्या करना है भाई? ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। अगला कह रहा है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बीम है, यानी जबकि बीम की साइज है प्रतिबिंब की साइज कहीं है बराबर है, यानी बीम की जो साइज है, बीम की साइज बराबर है प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज, जबकि बीम की साइज है भाई प्रतिबिंब की साइज बराबर है। ठीक है, प्रतिबिंब साइज ने आपा देश दर्शावा हाइट। ठीक है, बीम की साइज ने कहीं दर्शावा h। ठीक है, अब अपन ने पर्सन आगे पढ़ा, कह रहा है लेंस की समता भी ज्ञात कीजिए। अब लेंस की समता के लिए आपको पता है फोकस दूरी चाहिए। क्या चाहिए? फोकस दूरी। क्या चाहिए? फोकस दूरी। चलो बहुत आसान पर्सन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है लेंस सूत्र से, लेंस है या पहले आप आवर्धन लगा दो, आवर्धन m बराबर क्या होता है? h डैश बटा h होता है ना, और क्या होता है? v बटा u, और यही तो होता है। और ये भी आपस में दोनों बराबर हो सकते हैं। देखो यहां से h डैश और h प्रतिबिंब ऊंचाई, बीम की ऊंचाई आपस में क्या है? बराबर। तुम्हें h डैश की जगह h की जगह h डैश रख सकता हूं। ठीक है, बराबर v का मान क्या है? 50। u का मान क्या कर जाएगा? आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ये आपस में कट गए या नहीं कट गए? तो ये 1 बराबर 50 बटा u, तो u बराबर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। और u यानी बीम की दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक। प्रतिबिंब बीम की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो u बराबर अपन माइनस का 50 सेंटीमीटर लिख सकते। देखो डायरेक्ट निकाल लिया अपन, निकाल लिया या नहीं निकाल लिया? v का मान निकल चुका है, u का मान निकल चुका है, अब का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? f का। निकाल लेते हैं f का। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से बताओ, लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और 1/f बराबर 1/v का मान कितना है? 50 माइनस 1 बटा u का मान कितना है? माइनस का 50 है या नहीं है? माइनस माइनस प्रवीण क्या हो जाएगा? प्लस। और हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 1/f बराबर 1/50 प्लस 1/50। 50 क्या आ जाएगा यहाँ पर? लेसे पे, ये 50 लेसे पे आ गया। तो 50 का भाग 50 में एक बार, 1 को 1 से गुणा के 1, 50 का भाग 50 में एक बार, 1 को 1 से गुणा के 1। 1/f बराबर 1 कितने हो गए? 2/50, 2/50। 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 25। 1/f बराबर 1/25। ठीक है, तो f बराबर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। और ये उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक ही होगी। फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। बात समझ आएगी कहीं यहाँ? अब लेंस की समता बतानी है, लेंस की समता। तो लेंस की समता बताने के लिए क्या करेंगे अपन? सूत्र है आपको पता है, P बराबर 1/, क्या होता है? F। P बराबर 1/, क्या होता है? F। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में दूरी दे रखी है, यदि ये सेंटीमीटर में दे रखी है तो यहाँ पर तो अपन सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे? P बराबर 100/f लिखा, 100/f, 100/f लिखा और लिखा। यदि बात सेंटीमीटर दे रखी है तो लेंस की क्षमता क्या आ जाएगी? P बराबर 100 क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25, और 25 चौक
सो 4 डायोप्टर। तो P बराबर आ जाएगा 4 डायोप्टर। ठीक है, या गो। चलो अगला दूसरा प्रश्न करते हैं इसका। कह रहा है बी, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। उत्तल दर्पण है, दर्पण कैसा है उत्तल, और बीम की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कर लो, क्या है आसानी है। फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी कितनी है? ठीक है, नींद ले हो गई। फोकस दूरी कितनी है 15, कितनी है 15 सेंटीमीटर। बीम की दूरी कितनी है, बीम की दूरी, बीम की दूरी कितनी है
तो ये देखो, ये थोड़ा सा पीछे वाला क्वेश्चन वापस बता देता हूँ थोड़ा रिपीटेशन में। ये इस प्रकार किया है हमने, ठीक है। ये पर्सन देख लेना भाई, थोड़ी आवाज नहीं आई होगी। ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया है हमने, और ये इसका किरण आरेख है। ये देखो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 सेंटीमीटर है। माइनस जहां लग जाता है वहां पर अवतल लेंस है ना। ये किस प्रकार का लेंस है तो बता सकते हैं ये अवतल लेंस है, और क्या करना है, क्षमता बतानी है, तो फोकस दूरी बतानी है। क्षमता दे रखी है P बराबर 2.5 दे रखा है, P बराबर 1/f होता है, f का मान निकालना है तो P को इधर भेज देंगे। P का मान इतना है 2.5 है, तो पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दिया, और 5 दूनी 10, 5 चौड़ी 25, 2/5 का मतलब 0.4 मीटर होता है। f फोकस दूरी कितनी आई है, f का मान कितना है 0.4 मीटर, ठीक है। ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस। ये दूसरा प्रश्न कर रखा है, देखो फोकस दूरी 15, क्योंकि लेंस कैसा है अवतल, -15, और v का मान क्या है -10 सेंटीमीटर, u का मान ज्ञात करना, तो लेंस सूत्र लगा दिया और ये मान हमने ज्ञात कर लिया। u का मान -3 सेंटीमीटर है बीम की दूरी, और ये आवर्धन निकाल लिया। आवर्धन से अपन को पता चल गया है कि भाई ये धनात्मक आया तो आभा से सीधा, वो प्रतिबिंब की दूरी अपन ने किरण है, प्रतिबिंब स्थिति किरण आरेख से पता चल चुकी है, वो साइज भी छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो टारगेट है आज का वो पूरा हो चुका है, ठीक है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।